बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के साथ आज हम लोग लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने टेक्निक्स इन बायोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक टेक्निक पढ़ा था जिसको सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक कहा जाता है। आज हम लोग दूसरा टेक्निक पढ़ेंगे जिसको सेल स्टेनिंग कहा जाता है या स्टेनिंग कहा जाता है। स्टेनिंग ज़रूरत क्या है इसका? ज़रूरत ये है कि जब हम लोग सेल को तोड़ते हैं, सेल से ऑर्गेनेलीज़ निकालते हैं, तो सेल के अंदर अक्सर ऑर्गेनेलीज़ कलरलेस होते हैं, यानी उनका कलर बिल्कुल पानी की तरह होता है। अभी पानी की तरह तो हम लोग ना उनको देख सकते हैं और ना ही उसका जो काम है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए साइंस में स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को स्टेनिंग कहा जाता है। स्टेनिंग में हम लोग एक कलरलेस ऑर्गेनेली को लेते हैं, उसको मुख्तलिफ रंग देते हैं। रंग देने के बाद वो उस रंग को जज़्ब करता है। जज़्ब करने के बाद फिर उसका एक मखसूस शक्ल बन जाता है। फिर हम लोग बाद में उसको स्टडी करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका काम क्या है। तो स्टेनिंग का मतलब क्या है? स्टेनिंग का मतलब ये है गिविंग स्पेसिफिक कलर्स या डाइज टू सेल एंड their structure for monitoring their functions and structure। इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं? मुख्तलिफ रंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो रंग हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज़ या सेल का कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर उसको हम लोग देते हैं। देने के बाद उसका एक मखसूस कलर बन जाता है। फिर हम लोग मालूम करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टेनिंग फिर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के स्टेनिंग सेल में इस्तेमाल करते हैं। एक वो स्टेनिंग जिसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डाई इस्तेमाल करते हैं, एक ही कलर इस्तेमाल करते हैं। और एक वो टेक्निक जिसमें हम लोग दो या दो से ज़्यादा कलर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दी डाइज के बुनियाद पे अगर एक डाई होगा तो वो एक किस्म होगा, अगर ज़्यादा डाई होंगे, डाई मीन कलर, तो वो दूसरा किस्म होगा। बुनियादी तौर पर हम लोग सेल स्टेनिंग को दो अक़साम में तकसीम करते हैं। एक है सिंगल या सिंपल स्टेनिंग और दूसरा है डिफरेंशियल या डबल स्टेनिंग। अभी सिंगल स्टेनिंग में क्या होता है? सिंगल स्टेनिंग का मतलब ये है गिविंग वन डाई, एक ही रंग इस्तेमाल करना, इनको सिंगल या सिंपल स्टेनिंग कहा जाता है। इसका मिसाल क्या है? इसमें हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है बोराक्स। मिसाल इसका बोराक्स, केरामाइन या केरामीन। और दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग यूजिंग मोर देन वन डाई या कलर। एक से ज़्यादा कलर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको डिफरेंशियल या डबल स्टेनिंग कहा जाता है। इसका मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हम लोग न्यूक्लियस को
بعض औक़ात हम लोग न्यूक्लियस को एक रंग देते हैं और साइटोप्लाज्म को दूसरा रंग। तो ये कितने रंग हो गए? 2 रंग। न्यूक्लियस को हेमाटोक्सिलिन और साइटोप्लाज्म को यूसिन, ये अलग डाई है, ये अलग डाई है, 2 ही रंग हम लोगों ने इस्तेमाल किए, तो इसलिए इनको डबल, ये डबल से मुराद एक से ज़्यादा, 2। और डिफरेंशियल इसका मतलब भी यही है कि मुख्तलिफ डिफरेंट डाई हम लोगों ने इस्तेमाल किए, तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल या डबल स्टेनिंग। और इसमें हम लोगों ने एक ही डाई इस्तेमाल किया, एक ही कलर इस्तेमाल किया, एक ही रंग इस्तेमाल किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सिंगल या सिंपल स्टेनिंग। अभी स्टेनिंग का फ़ायदा क्या है? स्टेनिंग का बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो हम लोग ऑर्गेनिली को वाज़ेह तौर पर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि उस ऑर्गेनिली का काम क्या है, जो काम सेल के अंदर वो करेगा, बाहर ज़ाहिर सी बात है जब हम लोग निकालते हैं बाहर भी वही काम करेगा, तो वो काम हम लोग मालूम कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनिली का काम क्या है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, और आजकल हम लोग ये सेल बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद हम लोग एक और टेक्निक पढ़ेंगे जिसको टिश्यू कल्चर टेक्निक कहा जाता है। टेक्निक नंबर 3, टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक का मतलब क्या है? सबसे पहले टिश्यू पे आते हैं। टिश्यू का मतलब क्या है? ये हम लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और अभी थोड़ा सा वो डिफ़ाइन करते हैं। टिश्यू का मतलब ये है कि जिस्म के अंदर या एक जानदार के बॉडी के अंदर जब बहुत सारे एक जैसे खुलिये मिल जाते हैं और एक ही काम करते हैं, तो इनको हम लोग टिश्यू कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल which work together, which perform single function is called tissue. अभी टिश्यू कल्चर का मतलब क्या हुआ? टिश्यू को जिस्म से निकालना और लेबॉरेटरी में उस टिश्यू को, जब हम लोग लेबॉरेटरी में उस टिश्यू से एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं, यानी उस टिश्यू को जब हम लोग पालते हैं, पालने के बाद उनसे एक मुकम्मल इंडिविजुअल बन जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर टेक्निक। वो टेक्निक जिसमें हम लोग एक जानदार से टिश्यू हासिल करते हैं और फिर उस टिश्यू से एक मुकम्मल जानदार लेबॉरेटरी में बनाते हैं, इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर टेक्निक कहा जाता है। द ग्रोइंग ऑफ टिश्यू इन विट्रो या इन लेबॉरेटरी इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। यानी एक कंप्लीट इंडिविजुअल में जब हम लोग एक टिश्यू को ग्रो करते हैं, एक टिश्यू को बढ़ाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? हम लोग एक जानदार से, जिसको डोनर कहा जाता है, डोनर वो जानदार जिससे हम लोग टिश्यू लेते हैं, एक डोनर से हम लोग क्या करते हैं? टिश्यू निकालते हैं और उस टिश्यू को हम लोग लेबॉरेटरी में लाते हैं। लेबॉरेटरी में लाने के बाद उस टिश्यू को हम लोग टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद हम लोग इसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी डालते हैं, वो खुराक जो टिश्यू के नमू के लिए ज़रूरत होता है, टिश्यू के ग्रो करने के लिए ज़रूरत होता है, टिश्यू के अंदर जो सेल डिवीज़न होगा उसके लिए ज़रूरत होता है, वो न्यूट्रिएंट्स हम लोग इसमें ऐड करते हैं। फिर इस टिश्यू को एक ख़ास टेम्परेचर पे, एक ख़ास माहौल में लेबॉरेटरी के अंदर रखते हैं।
پھر آہستہ آہستہ یہ ٹیشو گرو کرے گا. گرو کرنے کے بعد اس سے بہت ہی بڑا ماس بنے گا، اور اس ماس سے، جس کو ہم لوگ گروپ آف سیل کہا جاتا ہے، اس ماس سے پھر ایک مکمل باڈی بنے گا لیبارٹری کے اندر. تو دیکھو، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک ٹیشو سے ہم لوگوں نے ایک مکمل پودا لیبارٹری میں بنایا. تو اس لیے اس ٹیکنیک کو ٹیشو کلچر ٹیکنیک کہا جاتا ہے. اور یہ ٹیکنیک آج کل پودوں میں بہت ہی زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ٹائم کم لگے گا. مطلب جب ہم لوگ بیج اٹھاتے ہیں، بیج کو اگاتے ہیں سب سے پہلے، پھر ان سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر اس پودے سے ایک بڑا پودا، یعنی ایک عرصہ درکار ہوتا ہے. اور یہ چانس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بیج ہم لوگ اگاتے ہیں وہ کبھی کبھار ڈیمیج ہو جاتا ہے، کبھی کبھار مر جاتا ہے، یا کبھی کبھار اس سے جو پودا نکلتا ہے وہ جینیٹکلی ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے. تو اس میں ہم لوگ جو پودا حاصل کرتے ہیں، اس ٹیکنیک سے جو پودا ہم لوگ حاصل کرتے ہیں وہ ڈیزیز فری ہوگا. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہی بڑی تعداد میں اور بہت ہی کم وقت میں اس سے بہت سارے پودے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ٹیکنیکس آج کل ہم لوگ اینیملز میں بھی استعمال کرتے ہیں. اینیملز میں اسی طرح ہم لوگ ٹیشو اٹھاتے ہیں اور اسی طرح لیبارٹری میں گرو کرتے ہیں، پھر اس سے ایک مکمل اینیمل بناتے ہیں. تو یہ بھی بہت ایڈوانس ٹیکنیک ہے. اس ٹیکنیک میں ہم لوگ ٹیشو کو استعمال کرتے ہیں. جس جاندار سے ہم لوگ ٹیشو لیتے ہیں ان کو ڈونر کہا جاتا ہے، اور اس سے ایک مکمل پودا ہم لوگ بناتے ہیں. لیکن اس میں آپ لوگوں نے ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے، ڈونر سے جو سیلز ہم لوگ اٹھاتے ہیں، ان سیل سے جو پودا بنتا ہے یا جو اینیملز بنتا ہے وہ 100% آئیڈینٹیکل ہوگا ڈونر کے. یعنی ڈونر کا جو پودا ہوگا، اسے جب ہم لوگ ٹیشو گرو کرتے ہیں بائی ٹیشو کلچر ٹیکنیک، تو یہ دونوں بالکل 100% سیم ہوتے ہیں، 100% جینیٹکلی سیم ہوں گے. تو یہ ٹیکنیک آج کل بہت ہی زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے بعد ہم لوگ چوتھا ٹیکنیک پڑھیں گے، جس کو مائکرو ڈائسیکشن یا مائکروسکوپک ڈائسیکشن یا مائکرو ڈائسیکشن کہا جاتا ہے. مائکرو کا مطلب ہے چھوٹا. کون سا چھوٹا؟ وہ چھوٹا جسم جو ہم لوگ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو مائکرو کہا جاتا ہے. تو دراصل مائکرو ڈائسیکشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈائسیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ جاندار کو کٹ کرتے ہیں، یعنی آپریشن کرتے ہیں، پھر آپریشن کے بعد اس کے اندر جو اسے دیکھتے ہیں، ان کو ڈائسیکشن، مختلف اسے جب دیکھتے ہیں ان کو ڈائسیکشن کہا جاتا ہے. چیڑ پاڑ جس کو کہا جاتا ہے، ایک جاندار کو وہ کرنا، کٹ کرنا، ایک جاندار کا آپریشن کرنا. اسی طرح ایک سیل ہے، اس کو کٹ کرنا سیل فریکشنیشن ٹیکنیک کے ذریعے، اس کو بھی ڈائسیکشن کہا جاتا ہے. تو ڈائسیکشن جب ہم لوگ مائکروسکوپ کی مدد سے کرتے ہیں، ان کو مائکروسکوپک ڈائسیکشن یا مائکرو ڈائسیکشن کہا جاتا ہے. جب ہم لوگ وہ چھوٹے جاندار جو ہم لوگ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو مائکرو آرگینزم کہا جاتا ہے. مائکرو آرگینزم کا ڈائسیکشن کرتے ہیں، ان کا چیڑ پاڑ کرتے ہیں. وہ ہم لوگ کس چیز کے ذریعے کرتے ہیں؟ مائکروسکوپ کے ذریعے کرتے ہیں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مائکروسکوپک ڈائسیکشن یا کٹنگ organism by یا with the help of microscope یا lenses is called مائکروسکوپک ڈائسیکشن. لینز بھی ہم لوگ ان میں اس طریقہ کار میں استعمال کر سکتے ہیں. لینز ایک شیشہ ہوتا ہے جو ایک چھوٹے جسم کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. تو اس میں ہم لوگ لینز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مائکروسکوپ بھی. مائکروسکوپ کے اندر ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، پھر اس چیز کو مختلف اوزار کی مدد سے ہم لوگ اس چیز کو مائکروسکوپ کے اندر کاٹتے ہیں، پھر اس کے مختلف اسے مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں. اس ٹیکنیک کو مائکروسکوپک یا مائکرو ڈائسیکشن کہا جاتا ہے.
یہاں تک اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا تو ٹھیک، ورنہ کمنٹس میں آپ لوگوں نے ضرور پوچھنا ہے. تھینک یو.